हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदा फिजिक्स क्लासेस में। मैं संगीत कुमार चौरसिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। उस चैप्टर का नाम है स्केलर और वेक्टर। यदि आप नीट जेई या किसी अन्य बोर्ड के एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे स्केलर और वेक्टर। ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके पढ़े बगैर आप फिजिक्स को समझ नहीं पाइएगा। प्रकृति अपने बातों को जिस भाषा में समझाती है उस भाषा का नाम है मैथमेटिक्स, और प्रकृति का अध्ययन करना फिजिक्स कहलाता है। तो यदि आपको फिजिक्स समझना है तो उसकी भाषा आनी चाहिए, और उसकी भाषा है मैथमेटिक्स। तो स्केलर एंड वेक्टर इज नॉट ए पार्ट ऑफ फिजिक्स, इट इज़ ए पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड इट इज़ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो ये चीज़ आपको आना चाहिए, इसके बगैर आप फिजिक्स को समझ नहीं पाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें क्वांटिटी। क्वांटिटी किसको बोलते हैं? तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है उसे हम क्वांटिटी बोलते हैं। और मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। कोई भी काउंटिंग नंबर होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इसको कभी भी आप मत भूलिएगा। कोई भी गिनती का संख्या हो, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड बोलेंगे। और मैग्नीट्यूड किसको बताता है? क्वांटिटी को बताता है। जैसे मान लेते हैं कि इसमें 100 ml पानी है, एक कोई बर्तन है उसमें 100 ml पानी है, तो ये 100 ml क्या है? काउंटिंग नंबर है, और काउंटिंग नंबर को क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड क्या बता रहा है? पानी के क्वांटिटी को बता रहा है। ये भी यहाँ पे एक दूसरा बर्तन है बी, इसमें क्वांटिटी कितनी है पानी की? 200 ml। ये मैग्नीट्यूड हो गया, और ये किस चीज़ को बता रहा है? क्वांटिटी को बता रहा है ना, कि इसमें पानी की क्वांटिटी कितनी है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको क्वांटिटी बोलते हैं, और मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, काउंटिंग नंबर, गिनती की संख्या। ये चीज़ कभी आप नहीं भूलेंगे। क्वांटिटी जो होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? तो वैसा क्वांटिटी जिसको आप मेजरमेंट कर सकें। प्रकृति में बहुत सारा ऐसा क्वांटिटी है जिसको मेजरमेंट कर सकते हैं, और बहुत सारा ऐसा क्वांटिटी है जिसको मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो प्रकृति में जिस जिस चीज़ को आप मेजरमेंट कर लेंगे, जिस जिस क्वांटिटी को आप मेजरमेंट कर लेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे डिस्टेंस को मेजरमेंट कर सकते हैं, मास को मेजरमेंट कर सकते हैं, स्पीड को माप सकते हैं, एक्सलेशन को मेजरमेंट कर सकते हैं, फोर्स को माप सकते हैं, वर्क को माप सकते हैं, इत्यादि। तो इन चीज़ों को हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान लेते हैं कि एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, इसके बीच के डिस्टेंस को मेजरमेंट करना है, तो आप क्या करेंगे? टेप उठाएंगे और ए पॉइंट से बी पॉइंट को मेजरमेंट कर लेंगे, और बताएंगे, मान लेते हैं कि इसके बीच का दूरी जो है ना, और डिस्टेंस जो है ना, वो 2 मीटर है। तो आप डिस्टेंस को मेजरमेंट कर लिए। उसी तरह किसी बॉडी का यदि आपको मास मेजरमेंट करना है तो आप उसको वेटिंग मशीन पर रखेंगे और मास को मेजरमेंट कर सकते हैं। स्पीड को भी मेजरमेंट कर सकते हैं। कैसे? मान लेते हैं कि इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में ये कोई बॉडी है, वो बॉडी 2 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको सपोज टाइम लग गया, मान लेते हैं कि 2 सेकेंड लगा, तो स्पीड कितना हो जाएगा? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। टाइम कितना है? 2 सेकेंड लगा इसको, तो कितना हो गया? 1 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम स्पीड को मेजरमेंट कर सकते हैं, फोर्स को भी मेजरमेंट कर सकते हैं। फोर्स बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है एम में, है ना। बॉडी का मास पता करेंगे, फिर एक्सलेशन कितना हुआ उसको मेजरमेंट करके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स को मेजरमेंट कर पाएंगे आप। उसी तरह वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितना फोर्स लगा किसी बॉडी को डिस्प्लेस करने में, और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? वर्क मिल जाएगा। तो इस तरह से वर्क भी फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स को मेजरमेंट करेंगे तो फोर्स भी क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। स्पीड भी फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है नेचर में जिसको हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, और बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसको हम मेजरमेंट कर सकेंगे। तो जिस जिस चीज़ को हम मेजरमेंट कर लिए उसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी, और जिस जिस चीज़ को हम मेजरमेंट नहीं कर सकते उसको बोलेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी जो होता है ना, उसको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, और ना ही उसको तौल सकते हैं। तो जिस चीज़ को हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, जिसको सिर्फ हम अनुभव करते हैं, जिसको किसी संख्या में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं,
उस चीज़ को बोला जाता है, उस क्वांटिटी को बोला जाता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे हैप्पीनेस मेजरमेंट नहीं कर सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं कि आप खुश हैं, कितना खुशी है आपको, इस चीज़ को हम संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ऑनेस्टी, कितना आप ईमानदार हैं, आप 2 किलो ईमानदार है कि 4 किलो ईमानदार है, इसको तो हम संख्या के रूप में व्यक्त ही नहीं कर सकते हैं, है ना, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं कि आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं। बेईमानी, डिसऑनेस्टी, इसको भी हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, इसको संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों को कहा जाता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में वो क्या पढ़ना है, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो स्केलर किसको बोलते हैं, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, यानी वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड ही उसका व्याख्या कर दे, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी को बोला जाता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, स्पीड हो गया, वर्क हो गया, ये सब स्केलर में आते हैं। जैसे मान लेते हैं कि सपोज डिस्टेंस को मेजरमेंट करना है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिखते हैं हम 10 मीटर, तो ये 10 मीटर अपने आप में क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड। और इसको देखने से क्या लग रहा है कि ये डिस्टेंस है, 2 बिंदु के बीच का डिस्टेंस है ना। तो इस तरह से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ही इसका व्याख्या कर दिया, इसलिए ये स्केलर हो जाएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 10 kg, तो अब बताइए कि 10 kg लिखा हुआ है, तो ये अपने आप में क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इस न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। और ये मैग्नीट्यूड किस चीज़ का व्याख्या कर रहा है, मास का, है ना। इसको देखने से पता चल रहा है ना कि ये मास है, तो इसलिए मास क्या है, स्केलर है। ठीक है, तो जिस फिजिकल क्वांटिटी का व्याख्या उसका मैग्नीट्यूड कर दे, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर। और स्केलर को एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे मान लेते हैं कि सपोज कि यहाँ पर 10 kg मास है, तो आप हमसे ये नहीं पूछेंगे कि ये जो 10 kg बॉडी का मास है ये किस डायरेक्शन में है, यहाँ पे आप डायरेक्शन पूछेंगे ही नहीं, यहाँ पे डायरेक्शन मैटर ही नहीं करता है। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं स्केलर। ओके, अब देखिए स्केलर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो किया जाता है ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा से। जैसे मान लेते हैं 2 + 2 = 4 होता है, ये कैसे हम बता दिए, ये कौन सा रूल है, इसी रूल को बोला जाता है ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा। तो किसी भी स्केलर का जो कॉम्बिनेशन होता है, किसी भी स्केलर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा से किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास है m1, दूसरा बॉडी का मास है m2, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड है 40 kg और 60 kg, है ना। m1 का मैग्नीट्यूड हो गया 40 kg, m2 का मैग्नीट्यूड हो गया 60 kg। तो m1 = 40 kg लिख दिए, m2 = 60 kg लिख दिए, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, m1 + m2, और दोनों का वैल्यू पुट कर दिए, तो ये आ गया m = 100 kg। इसी को बोलते हैं ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा। दिस इज द ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा, ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा। तो स्केलर का जो कॉम्बिनेशन होता है ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा से किया जाता है। फिर उसके बाद हो गया वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है और ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी को बोला जाता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड ओबे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन इज कॉल्ड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अर्थात किसी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए उसके पास मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए और ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे, तो उसको बोलते हैं वेक्टर। ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन आगे डिस्कस करेंगे, हम ये डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, वेक्टर होने के लिए 3 कंडीशन है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए फिजिकल क्वांटिटी के पास, डायरेक्शन होना चाहिए और ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि सपोज करो कि ये एक डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है और मोमेंटम है, टॉर्क है, ये सब एग्जाम्पल है वेक्टर होने का, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का, सॉरी। अब देखिए, अब जैसे मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि ये स्कूल है और ये जो है ना आपका घर है, ये स्कूल हो गया और ये घर हो गया। तो स्कूल से आपको घर जाना है,
ठीक है। तो स्कूल से घर जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपको घूमने का मन है, तो आपने ये रास्ता पकड़ लिया और ये रास्ता मान लेते हैं सपोज़ ये हो गया 10 किलोमीटर, और आप घूम के अपने स्कूल पहुंच गए। एक दूसरा रास्ता है, इस रास्ता से भी आप जा सकते हैं। इस रास्ता में मान लेते हैं कि आपको 8 किलोमीटर चलना पड़ा और आप स्कूल पहुंच गए। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि सपोज़ कि ये जो जेनवी रास्ता है, इस रास्ता से आप जा रहे हैं तो आपको चलना पड़ रहा है 2 किलोमीटर और आप अपने स्कूल पहुंच जा रहे हैं। ठीक है। तो इन सभी रास्ताओं को हम दूरी बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। और ये जो है ना स्कूल से घर जाने का रास्ता है। तो स्कूल से घर जाने का इन सभी रास्ताओं में से वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक है जो सबसे शॉर्टकट है। ठीक है। तो इस रास्ता को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, जो सबसे शॉर्टकट है। इससे छोटा रास्ता पैदा ही नहीं हुआ स्कूल से घर जाने के लिए। ठीक है। स्कूल से घर जाने के लिए जो सबसे शॉर्टकट रास्ता है ना, उस रास्ता को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ये हो गया वो रास्ता डिस्प्लेसमेंट। इससे छोटा रास्ता है ही नहीं। तो इस रास्ता पे चलने के लिए हमको अपने पैर को एक निश्चित डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक ही है। ये सबको तो हम दूरी बोलेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये है, ये भी दूरी कहलाएगा, है ना। लेकिन सबसे जो शॉर्टकट रास्ता है, ये रास्ता ये है। इससे छोटा रास्ता पैदा ही नहीं हुआ स्कूल से घर जाने के लिए। ठीक है। तो इस रास्ता को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ कितना है? एक है। इसलिए इस रास्ता पे चलने के लिए अपने पैर को एक निश्चित डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। इसलिए इसके पास क्या है? एक निश्चित डायरेक्शन है। ठीक है। अब ये रास्ता पे जब हम चलेंगे तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हमको चलना ही नहीं पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो चलना ही पड़ेगा। 2 मीटर तो चलना पड़ेगा ना स्कूल से घर जाने के लिए। तो मान लेते हैं कि हम 2 मीटर चले और हम अपने घर पहुंच गए। तो ये 2 मीटर क्या है? मैग्नीट्यूड है। और ये क्या है? डायरेक्शन है। तो ये जो सबसे शॉर्टकट रास्ता है, जो आपके नाक के सामने है ना, स्कूल से आपके नाक के सामने जो रास्ता है ना, जो आपका घर है जाने का सबसे शॉर्टकट रास्ता, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसलिए वो एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। अब देखिए, जैसे एक एग्जांपल और मैं समझाता हूँ आपको। जैसे फोर्स क्यों वेक्टर है, तो देखिए मान लेते हैं कि सपोज कि ये एक घर है। ठीक है। इस घर में मान लेते हैं ना कि एक तिजोरी है। ठीक है। तिजोरी है। अच्छा, इससे पहले हम सबसे पहले ये समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये एक वस्तु है, इस वस्तु पे हमको फोर्स लगाना है। ये फोर्स लगा रहे हैं, मान लेते हैं कि इस पर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ये बॉडी मूव नहीं किया, इसका वेलोसिटी 0 है। और इसी बॉडी पे हम क्या करते हैं कि हम फोर्स लगाते हैं सपोज 15 न्यूटन का, और ये बॉडी जो है ना मूव करने लगा, इसके पास वेलोसिटी आ गया। तो अब बताइए कि ये बॉडी जब हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे तो मूव नहीं कर रही थी। जैसे ही हम इस पर 15 न्यूटन का फोर्स लगाएं, ये बॉडी मूव करने लगा। तो इसका मतलब ये है कि किसी बॉडी को मूव कराने में, या कोई बॉडी मूव करे या ना करे, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड है। अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो बॉडी मूव करेगा, कम होगा तो बॉडी मूव नहीं करेगा। ठीक है। तो कोई भी बॉडी मूव करे या नहीं करे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है। अब देखिए, अब जैसे मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि एक तिजोरी है, एक घर में एक तिजोरी रखा हुआ है, और उसमें जो है ना बहुत सारा रुपया पैसा सोना चांदी रखा हुआ है। और इस चीज़ को ना एक दादाजी है, वो उसको लगातार विजिट कर रहे हैं कि कोई इसको लेकर भाग ना जाए, लगातार देख रहे हैं उसको। अब एक चोर आया, वो क्या किया ना कि इस पर फोर्स लगाना शुरू किया, ये बॉडी मूव नहीं किया। क्या कारण है? कारण ये है कि फोर्स तो लगा रहा है लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड कम है, लेकिन मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड क्या है? कम है। तो अब फिर क्या हुआ कि ये चोर अपने भाई को फ़ोन किया कि यार जल्दी आओ, अकेले मेरे से नहीं जा पा रहा है, बहुत भारी है। तो अब क्या हुआ कि अब जो चोर है ना उसका भाई भी आ गया, चोर का भाई भी आ गया, और दोनों मिलकर लगा फोर्स लगाने। अब ये फोर्स की वजह से बॉडी जो है ना मूव कर गया, ये मूव कर गया। तो मूव कर गया तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव किया ना, वो कौन सा डायरेक्शन है? साउथ। अच्छा, ये दोनों मिलकर फोर्स लगाया तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी तो होगा, मैग्नीट्यूड भी है, दोनों मिलकर फोर्स लगाया
तो मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया। तो अब दादाजी के दिमाग में ना फोर्स की बात आएगी। पहले इनके दिमाग में फोर्स की बात नहीं आई। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड था। लेकिन जैसे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दोनों आया तो इनके दिमाग में आया फोर्स की बात। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड काफ़ी नहीं था। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ी, तब ये जाके इनके दिमाग में फोर्स की बात आई। तो इसका मतलब है कि फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दोनों चाहिए। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको व्याख्या करने के लिए, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, उसे वेक्टर कहा जाता है। इसलिए फोर्स वेक्टर है। ठीक है। उसके बाद देखिए वेक्टर का जो कम्बिनेशन होता है वो किया जाता है स्पेशल रूल ऑफ अलजेब्रा से किया जाता है। द कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर इज डन बाई स्पेशल रूल ऑफ अलजेब्रा। ठीक है। स्केलर का जो कम्बिनेशन होता है वो ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा से किया जाता है, और वेक्टर का जो कम्बिनेशन होता है वो स्पेशल रूल ऑफ अलजेब्रा से किया जाता है। और ये दो प्रकार का होता है, एक होता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा होता है एनालिटिकल मेथड। आगे इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। ग्राफिकल मेथड जो होता है ना, ये तीन प्रकार का होता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये सब भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखिए वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है कैसे करते हैं, कैसे अपने कॉपी किताबों में वेक्टर को दिखाया जाता है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट विच लेंथ गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड एरो साइन टेल इट्स डायरेक्शन। ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के द्वारा। जैसे डायरेक्ट लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि एक लाइन है। ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लाइन सेगमेंट। जैसे इसमें डायरेक्शन आ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के द्वारा। ठीक है। और किसी भी वेक्टर का जो लेंथ होता है ना, वेक्टर का जो लेंथ होता है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है। और एरो का जो साइन है ना उसका डायरेक्शन बताता है। ठीक है। अब जैसे देखिए अपने आप में अगर मान लेते हैं कोई बॉडी है, ये कोई वस्तु है जो O पॉइंट से P पॉइंट पे गया, तो अपने आप में वो एक वेक्टर हो गया। क्यों? क्योंकि वो एक निश्चित डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है। जैसे मान लेते हैं कि वो 2 मीटर ट्रेवल कर लिया, तो 2 मीटर क्या है, मैग्नीट्यूड है, और एक निश्चित डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए उसके पास क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा, इसलिए वो अपने आप में एक वेक्टर हो गया। ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक वेक्टर है जो O से P की ओर है। ठीक है। तो इस वेक्टर का नाम हो जाएगा OP वेक्टर। तो OP वेक्टर जो है ना वो ईस्ट के साथ कितना एंगल बना रहा है, ईस्ट के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो OP वेक्टर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विथ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। जिसके साथ एंगल बनाता है ना उसको बाद में लिखा जाता है, जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है उसको पहले लिखा जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसी तरह OA एक वेक्टर है जो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, किसके साथ, वेस्ट और नॉर्थ के साथ। ठीक है। ओके। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, किसी भी वेक्टर का जो लेंथ होता है ना, किसी भी वेक्टर का जो लेंथ होता है ना उसका मैग्नीट्यूड बताता है। द लेंथ ऑफ एनी वेक्टर गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। किसी भी वेक्टर का जो लंबाई होता है ना उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है। और इसको लिखते कैसे हैं, तो उसको लिखते हैं मॉडुलस वेक्टर से। जैसे मान लेते हैं कि ए कोई वेक्टर हो गया, ए बी द एनी वेक्टर, तो ये एक वेक्टर बना दिए और इसका जो लेंथ है ना वो उसको क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड बोलेंगे, और उसको मॉडुलस वेक्टर्स के द्वारा लिखते हैं। तो ए हो गया वेक्टर, ए हो गया कोई वेक्टर, और ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल में दिए ए बी एक वेक्टर हो गया। जैसे मान लेते हैं कि हम ए पे हैं और ए से हम चले गए बी पे, तो इसके वजह से बन गया एक ए बी वेक्टर। ठीक है ना, क्योंकि हम ए से बी पे गए तो मेरे पास मैग्नीट्यूड भी है, कितना मीटर गए, 2 मीटर गए, और किधर गए, ए से बी पे गए, तो डायरेक्शन है ना मेरे पास, तो इसलिए यह एक वेक्टर बन गया। उस वेक्टर का नाम है ए बी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2 मीटर। अब इसी चीज़ को अगर हम लिखेंगे ए बी बराबर 2 मीटर, तो ये लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है। इसको लिखने का तरीका हो गया मोड लगाकर, ये 2 मीटर। ठीक है। या ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखना गलत है। तो किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो एक स्केलर होता है। ये चीज़ कभी आप भूलिएगा मत। द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज ए स्केलर। ठीक है। ओके। तो
रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे का डिस्कशन करेंगे। ठीक है।